Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के उस फैसले की जिसमें उन्होंने मराठा आरक्षण को अमान्य करार दिया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने यह फैसला लिया था। फैसला आने के बाद से महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। उद्धव ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र कर नरेंद्र मोदी को आह्वान कर रहे हैं कि आप इसमें दखल दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार कर सकती है। ओबीसी कमीशन की बात कही गई, ये सारी चीजें। और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सही लीगली मजबूत ढंग से नहीं लड़ा गया। अब इस पर हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे को होस्ट निखिल वाठ भी हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति की समझ भी रखते हैं और जो सांस्कृतिक रूप से महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से आते हैं। हालांकि इनका हाल पता महाराष्ट्र के बॉर्डर से सटा मध्य प्रदेश है। हमारे साथ राजदीप सरदेसाई हैं, टीवी पत्रकारिता के सबसे मशहूर महाराष्ट्र बॉय इफ आई मे से। और हमारे साथ एडवोकेट सदवर्ते गुणारत्ने हैं। एडवोकेट सदवर्ते गुणारत्ने ने ही इस मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही वॉज द मेन पिटिशनर, तो इनके कंसर्न भी जानेंगे और बाकी सारी चीजें भी। और निखिल, चूंकि आप इस इशू को लगातार फॉलो कर रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टेक द लीड इन क्वेश्चनिंग। एक ब्रीफ प्राइमर हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन से ये खबर अब सरफेस की है वापस और अब फैसला आया है। तो एक बेसिक आइडिया देने के लिए 32% के आसपास मराठा पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में। और 2016 से आप कोपर्डी की जो घटना होती है और उसके बाद से आप वो शांत मराठा मार्चेस देखना शुरू करते हैं पूरे महाराष्ट्र में। 58 के करीब 2016 से 17 तक 58 मार्च निकलते हैं। शांत रैलियां कहा जाता है इनको, साइलेंट प्रोटेस्ट होते हैं। नॉन पॉलिटिकल रखने की कोशिश होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े किसी नेता को उनके मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, ना ही एड्रेस करने दिया जाता है मार्च को। और अगर आप किसी, जिसको कहते हैं कहीं से स्मगल होके नेता पहुंच जाते थे, तो उनको बिल्कुल किनारे किया जाता था। 17 और 18 में आप देखते हैं कि प्रदर्शन थोड़े से हिंसक भी होते हैं, कुछ सुसाइड्स भी होती हैं इस मामले में, जिसके बाद ये मैटर बिल्कुल एक दूसरा टोन लेकर के एक इमोटिव इशू बन जाता है। और फिर जून 2017 में एनजी गायकवाड़ कमीशन आता है, जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसमें वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SC/BC रिजर्वेशन की सिफारिश करता है, जो सादी भाषा में मराठा आरक्षण ही था, क्योंकि वो उन्हीं को दिया गया था, जिसको नवंबर 2018 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार एक एक्ट के जरिए लागू कर देती है। ये एक्ट फिर बॉम्बे हाईकोर्ट जाता है, जहां पे सदवर्ते साहब और जो इनके बाकी जो कम्युनिटी है, लीगल कम्युनिटी, उसको चैलेंज करती है। वहां पे उसको टोन डाउन किया जाता है, 12 और 13% लाया जाता है। और सितंबर 2020 से सुप्रीम कोर्ट पे स्टे मिला है और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इसको जंग ही कर दिया है। सर, पहली चीज, चूंकि आप इस आरक्षण के पूरे मतलब जो विरोध रहा है महाराष्ट्र में, उसको जो लीगल चैलेंज है उसको आप लोगों ने लीड किया है, और आप बिल्कुल उसको अपनी बात रखिएगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करें कि लीगली चाहे जो भी चैलेंजेस हो, सोसाइटी की नजर से, समाज की नजर से, जो अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र की, जो इकोसिस्टम है, उसमें आपको क्यों ऐसा लगता है कि मराठा कम्युनिटी पात्र नहीं है आरक्षण की? आपका तर्क क्या है? उसके बाद फिर आप लीगल चैलेंजेस पे जरूर आइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे, राजदीप जी है, आप भी महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से समझते हैं कि कुछ अगर से 3-4 मुख्यमंत्री अगर से छोड़े तो सारा पॉलिटिकल पावर ये मराठाओं के साथ ही रहा है। और दूसरी बात, जो शुगर लॉबिंग है कैप्टन शरद पवार के, यानी इसके अंदर लीडरशिप में सारा मराठों के पास ही आज 95% से ज़्यादा शुगर फैक्ट्रियां उनके पास है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करेंगे तो 99% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं, वो सारे भी मराठा समाज के ही पास है।
अब पंचायत के स्तर के ऊपर अगर से जो दूध डेयरियां होती है उसकी भी अगर आप देखेंगे तो वो भी उन्हीं के साथ है। उतना ही नहीं तो ये जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनकी जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटियां भी शरद पवार के अपने खिमे के लोग ही वहां पे भी कैप्टन बने बैठे हैं, रूल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो क्लास है जो आखिरी आदमी तक यानी पंचायत तक ये रूल करता है, मसल पावर से रूल करता है, पॉलिटिकल पावर से रूल करता है, मनी पावर से रूल करता है। तो ये तो डर्टी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स शरद पवार जैसे नेताओं ने लाया और फिर हमने ये सोचा कि भैया इस तरह से अगर से बात चलती रही तो फिर क्या होगा, गुजर बोलेंगे, फिर और क्या होगा, गुजरात बोलेगा। और कर्नाटक में तो बात चालू हुई, उसके भी खिलाफ हम कर्नाटक में भी लड़ना हमने चालू किया है मराठाओं के रिजर्वेशन के खिलाफ। तो देश में कहीं ना कहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर के अगर से भाषण की बात करेंगे पार्लियामेंट में की आखिरी भाषण की, तो स्पष्ट रूप से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को यह पूछा गया था कि बाबा साहब अंबेडकर रिजर्वेशन अगर से 50% से ज्यादा हो तो आपका क्या मत है। उस पर स्पष्ट तौर पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था रिजर्वेशन शैल ऑलवेज बी रिमेन माइनॉरिटियन एंड नॉट मेजॉरिटियन। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर का जो रेफरेंस है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी था और अभी जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के साथ पार्लियामेंट्री डिबेट के आधार पर ये रिजर्वेशन जो है बेबुनियाद है। और ये करिए इसीलिए हमने रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन डॉक्टर अंबेडकर के नजरों में और सोच में जो था कि खाली रिजर्व कैटेगरी के क्लास के लिए नहीं उनकी सोच थी, तो भैया जो जनरल क्लास है जिसके बलबूते जो पिलर है इस नेशन का, वो पिलर के लिए भी वो भी इंडियन सिटीजन है, उनकी बात में भी एक ताकत रहनी चाहिए, इस देश को चलाने का बैलेंस रहना चाहिए। इस वजह से हमने उसे चैलेंज एक्सेप्ट किया था और हमने मराठाओं के रिजर्वेशन को चैलेंज किया था। ठीक है, राजदीप, अब हम आपके पास आना चाहते हैं। सतवर्ते साहब, सिंस इज अ पार्टी इस पूरे चैलेंज में, जिस सतवर्ते साहब ने जो बताए हैं वो भी फैक्ट्स ही हैं, लेकिन क्या उन फैक्ट्स की वही व्याख्या आपकी दृष्टि में भी है? आप भी मराठा आइडेंटिटी जो है और जो पॉपुलेशन है वहां पे जो डिस्क्रिप्शन सतवर्ते दे रहे हैं, क्या एग्जैक्टली आप उससे एग्री करते हैं, या फिर एक ग्रे एरिया वहां पे भी है जहां से डिमांड पैदा हुई होगी? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए निखिल, दो तीन बातें। एक तो ये साफ है कि एक तो बात साफ है निखिल कि मराठाओं का वर्चस्व तो है। एक तो बात साफ है निखिल कि मराठाओं का वर्चस्व रहा है महाराष्ट्र की राजनीति पर। 32% पॉपुलेशन लेकिन 60-70% एमएलए, फिर शक्कर कारखाने लीजिए, सहकारी बैंक लीजिए, पंचायत पर तक भी लीजिए, वहां तो रिजर्वेशन है लेकिन फिर भी मराठाओं का एक कंट्रोल है। ये बात बिल्कुल सही है जो सरवंटे जी कह रहे हैं, इससे मैं और इसीलिए मुझे लगता है उनको रिजर्वेशन, मराठाओं को एक जेनेरिक रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और बड़ी बात है निखिल, बड़ी बात यह है इससे जुड़ी हुई कि आप मराठाओं को होमोजिनियस मत दीजिए कि सब मराठा एक जैसे हैं। मराठाओं में मराठा कुणबी या कुणबी मराठा जिसे कहते हैं, और हमारे दर्शकों को मैं बताऊं कि कुणबी मराठा जो है वो एक तरह से गरीब तबका माना जाता था जिनको मंडल कमीशन में रिजर्वेशन मिल गई है और जो विदर्भा में ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन जो मराठा जिसकी बात करते हैं कभी कभी हम, आज जो पावर में कौन है, जो अपने आप को 96 कुल यानी 96 या 96 फैमिली, जो एक तरह से अपने आप को शिवाजी के वारिस समझते हैं और समझते हैं कि उनकी एक तरह से जमीन जायदाद उनकी है, उनके बीच और कुणबी मराठा के बीच रोटी बेटी का व्यवहार भी नहीं रहता। यानी ये जो मराठा हम कहते हैं इनमें भी डिविजन्स है। अब आपने कुणबी मराठा को तो रिजर्वेशन दे दिए। अब बड़ी बात आती है निखिल, और बड़ी बात क्या है कि मराठाओं में जिनके पास 20-30 साल पहले पूरी तरह से ताकत थी, पॉलिटिकल पावर था, उनकी इकोनॉमिक पावर कहां से आती थी? जमीन से। धीरे धीरे जैसे परिवार बढ़ते गए, आपने देखा होगा खास करके पश्चिम महाराष्ट्र में जमीन डिवाइड होती गई और इनकी जमीन कम होती जाती रही। और जब न्यू इकोनॉमी आई, ये न्यू इकोनॉमी से एडजस्ट नहीं कर पाए। ओल्ड इकोनॉमी में क्या था? शक्कर कारखाने आपके पास, बाकी जो इंडस्ट्रियल साधन थे, रूरल इकोनॉमी, या अब तो कॉलेजेस आ गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, एजुकेशन कॉलेजेस, डेयरिंग, ये सब आपके पास था। लेकिन न्यू इकोनॉमी से आप जुड़ नहीं पाए और इसी वजह से ये रिजर्वेशन की बात हो रही कि हमको अब इकोनॉमिक रिजर्वेशन चाहिए। मैंने ईपीडब्ल्यू में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा कि इकोनॉमिकली किस तरह से धीरे धीरे
मराठा कुछ जगहों में कमजोर होते जा रहे हैं। और यही बात आजकल पाटीदार कहते हैं गुजरात में, यही बात अब जाट कहने लगे हरियाणा में। ये जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, इनके पास पॉलिटिकल पावर है, लेकिन न्यू इकोनॉमी में जो जमीन से जुड़कर जो नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, उनमें इनकी उस लेवल पर इकोनॉमिक क्लाउड अब नहीं रही है। क्या इसका जवाब रिजर्वेशन है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आप रिजर्वेशन के जरिए अपनी इकोनॉमिक पावर अब नहीं बढ़ा सकते, आपके पास तो पॉलिटिकल पावर है, पर आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा निखिल, क्योंकि जिस तरह से जाटों का आंदोलन, पटेलों का आंदोलन और मराठा का आंदोलन ये दिखाता है कि एक तरह से जो नया जनरेशन है, उनके एस्पिरेशंस, उनके एम्बिशंस को ये न्यू इकोनॉमी नहीं फुलफिल कर पाती है। वो सरकारी नौकरी चाहते हैं, दे वांट रिजर्वेशन दे, क्योंकि जमीन से केवल आपकी एक तरह से इकोनॉमिक पावर अब नहीं चल पाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया देवेंद्र फडणवीस ने, एक तरह से उठाया क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो एक मराठा वोट बैंक अपनी तरफ भी करना चाहते थे। और आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं आ सकती, क्योंकि 32% इज अ वेरी बिग वोट बैंक, बहुत ही बड़ा वोट बैंक है। और इसी वजह से ये राजनीति इस तरह से चल रही है निखिल। मैं राजनीति पे हम लोग डेडिकेटेड आपसे एक सवाल रखने वाले हैं राजनीति। मैं सतवर्ती जी से एक और क्लैरिटी लेना चाहता हूँ। सर, आपने आपने अपने तर्क रख दिए हैं कि आप क्यों कन्विंस नहीं है मराठा आरक्षण के आर्ग्यूमेंट से, जिस नेचर और फॉर्म में उसको दिया गया है। क्या कोई भी सूरत उस आरक्षण की हो सकती थी जो आप लोग एक्सेप्ट कर लेते फॉर आर्ग्यूमेंट से? अगर दोबारा एक बैकवर्ड कमीशन बिठा करके कुछ जातियों को अनुसूचित किया जाता, तो क्या आप लोग उसे एक्सेप्ट करते सर? मैं सर निखिल के सवाल में अपना सवाल भी जोड़ देता हूं कि एक बड़ा तबका है मराठा वर्ग में भी जो शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और जो लॉबी लगातार इस आरक्षण की मांग कर रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनके सब तर्क बेबुनियाद हों, कुछ तो जमीन उसकी भी होगी। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं राजदीप जी के बात से सहमत हूं कि देवेंद्र जो मुख्यमंत्री बने थे तो उनको वोट के लिए प्रेशराइज किया होना पड़ा था, ये बात से मैं सहमत हूं। पर मैं आपको एक बुनियादी बात से यानी बताना चाहता हूं, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो हमने डिसेक्शन किया रिपोर्ट का गायकवाड़ कमीशन के, तो 100% में से 50% तो पहले से रिजर्वेशन था, तो बचे 50%। देखिए, स्कूल यानी 10th पास होने का नंबर ऑफ परसेंटेज, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन का एंट्री परसेंटेज, और उसी के बाद MBBS के एडमिशन का परसेंटेज, ऑल इंडिया सर्विसेज का परसेंटेज और स्टेट सर्विसेज का परसेंटेज, ये हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये बताने में कामयाबी पाई कि गायकवाड़ कमीशन उन्हीं का कमीशन होते हुए भी 33% ऑलरेडी वो 50% में से जगह लेते थे, यानी जो 50% खुले वर्ग के थे उसमें भी 33% लेते थे। तो जो दूसरे जो तबके हैं जो इसमें गांव में है, वो तबके इनसे बुरी हालत में है। अभी आप कहेंगे कि नहीं इनकी भी कोई बनती है, इनकी बनती है, ये खाली पॉलिटिकल ये एजेंडा के लिए बनती है। बाकी मुझे नहीं लगता। मैं आपको दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इन्होंने किस तरह से ये मूवमेंट को खड़ा किया। आपने खोपड़ी का उल्लेख किया, तो खोपड़ी में क्या था? खोपड़ी में जो था एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ की बात चल रही थी। जब मोर्चा बड़ा होने लगा तो तुमने कूद लिया कि रिजर्वेशन चाहिए। खोपड़ी में तो रिजर्वेशन की बात ही नहीं थी, फिर वहां से उन्होंने शुरुआत कर दी। फिर तुमने क्या कर दिया? देखिए, औरंगाबाद में हमारे बंबई हाईकोर्ट की एक जजमेंट थी, तो उसमें एक फोटोग्राफर फोटो खींचता है पर बचाता नहीं है वो इसको हैंडीकैप लेडी को, उसके ऊपर अत्याचार होते हुए, तब वो फोटोग्राफर को गुनहगार कर दिया गया था। लेकिन जब ये आंदोलन से जुड़ा एक बंदा पानी में गिरता है, उसे यानी पूरा वीडियो किया जाता है कई सैकड़ों लोगों से, लेकिन उसे बचाया नहीं जाता। फिर बताया जाता है कि उसने आत्महत्या कर दी। फिर दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक बीड डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चा
अपने किसी कहानी से वो आत्महत्या करता है, तो बताया जाता है कि उसने आत्महत्या मराठा रिजर्वेशन के लिए की, और फिर क्या होता है कि पुलिस की तहकीकात में वो कुछ और वजह से वो आत्महत्या किया ये होता है और क्राइम रजिस्टर होता है। यानी कि पूरा कलर किया जा रहा है। मराठा उस औकात में, कहने का मतलब है कि उस रेंज में आते नहीं है जिस रेंज में कॉन्स्टिट्यूशन सोशल हैंडीकैप के साथ रिजर्वेशन देने की बात करता है। तो मेरा ये मानना है कि वो ये सारा सिलसिला जो है, ये कहानी जो है, ये सारी पॉलिटिकल है। अभी के मुख्यमंत्री उद्धव हो, ये भी ब्राह्मण है। खाली जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनते हैं, उद्धव ब्राह्मण नहीं है सर, उद्धव ब्राह्मण नहीं है। आई एम सॉरी, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। उद्धव ब्राह्मण नहीं है, सीकेपी है ना, सीकेपी है, सीकेपी भी तो हम ब्राह्मण से एडवोकेट सदावर्ते, हमने आपकी बात सुनी और समय की थोड़ी सी कमी है। राजदीप सरदेसाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिरी कमेंट, हमारे पास 2 मिनट का वक्त है क्योंकि हमारे अगले गेस्ट जो हैं अगले विषय के वो भी तैयार हैं। राजदीप, मेरा आपसे सवाल ये है, महाराष्ट्र की राजनीति पर इस फैसले का आगे क्या असर पड़ेगा? और जो चारों बड़े पॉलिटिकल फोर्स हैं, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, अशोक चौहान का बयान हमने देखा किस तरीके से उन्होंने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उद्धव ठाकरे अपना बयान दे चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस, किसी ने भी ये नहीं कहा जो एडवोकेट सदावर्ते कह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए मुफीद नहीं है ये कहना कि एक जो सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है वो उसकी मांग को इंगेज ना करें। राजदीप, क्या असर होगा महाराष्ट्र की राजनीति पर? 2 बड़े छोटे पॉइंट्स। एक, बहुत कम असर होगा क्योंकि जैसे आपने कहा और निखिल ने भी कहा कि जितने भी राजनीतिक दल है महाराष्ट्र के, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकते। एक प्रकाश अंबेडकर जा सकते हैं, लेकिन जो बड़े दल है, एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना या बीजेपी हो, इसके खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि ये डोमिनेंट कम्युनिटी है। 32% को आप की राजनीति आपको करनी है, तो इसका बहुत कम असर होगा क्योंकि जो उद्धव ठाकरे करेंगे वही देवेंद्र फडणवीस करते, वही शरद पवार करते या वही अशोक चौहान करते। लेकिन बड़ा सवाल जो है, जो इससे दूर हटता है, और ये आखिरी पॉइंट है मेरा, कि आरक्षण किस क्राइटेरिया पर आप इस देश में देते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कई मराठा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो कहेंगे हमको रिजर्वेशन चाहिए, जैसे जाट आज कहते हैं, जैसे पाटीदार कहते हैं। और आपको एक ना एक दिन सोचना पड़ेगा, जो आपके सोशल और बैकवर्ड कास्ट कमीशन बनते हैं, वो क्या केवल सोशल क्राइटेरिया पर बैकवर्डनेस को डिसाइड करेंगे या एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया अब धीरे धीरे ज्यादा उसको अहमियत देंगे? और क्या एक ना एक दिन ये बड़ा सवाल, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कह रहा हूं, क्या 10 साल बाद, 20 साल बाद इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आरक्षण इस देश में होगा या नहीं? ये कोई नेता नहीं कह पाएगा क्योंकि आप चुनाव हारेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये बुद्धिजीवी और पत्रकारों में ये डिबेट रहना चाहिए और हमारे जजेस में भी रहना चाहिए। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन? जो अंबेडकर जी के जमाने में था, ही वाज अ ग्रेट मैन, और जो आज के जमाने में है, थोड़ा तो फर्क आपको रखना पड़ेगा। एडवोकेट सदावर्ते, राजदीप सरदेसाई जी, आप दोनों लोग नेता नगरी में जुड़े, अपने हिस्से का ज्ञान, अनुभव, तर्क शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।